सुबह के ठीक 11 बजे राजस्थान के उदयपुर शहर के सबसे भव्य और महंगे होटल रॉयल स्टे पैलेस के विशाल गेट पर एक बुजुर्ग साधारण धोती कुर्ता पहने हुए धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा। उसके कंधे पर एक पुराना सा कपड़े का झोला था। उसके कदमों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर सादगी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। उसका नाम था हरीशचंद्र प्रसाद। जैसे ही वो होटल के प्रवेश द्वार तक पहुंचा, वहां तैनात सुरक्षा गार्ड अर्जुन ने तुरंत उसके सामने आकर रास्ता रोक लिया और तिरस्कार भरी नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने घमंड भरी आवाज में कहा, ओह बुजुर्ग, यहाँ क्या करने आए हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है कि यूं ही चले आओ। हरीशचंद्र ने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में उत्तर दिया, बेटे, मेरी यहाँ कमरे की बुकिंग है, उसी के बारे में पूछताछ करनी है। गार्ड जोर से हंसा और पीछे खड़े दूसरे गार्ड को आवाज दी, सुनो तो, ये कह रहा है कि इसकी यहाँ बुकिंग है। अर्जुन ने फिर रूखे स्वर में कहा, बाबा, आपकी स्थिति देखकर एक नज़र में पता चल जाता है कि यह होटल आपकी पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, नेता और विदेशों से आए मेहमान ठहरते हैं। आप शायद गलत पते पर चले आए हैं। तभी होटल की रिसेप्शनिस्ट तन्वी मेहरा ये बातचीत सुनकर वहां आई। उसने हरिश्चंद्र की ओर देखा और होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। वो मुस्कान स्वागत की नहीं बल्कि अपमान की थी। तन्वी ने कहा, बाबा, इस होटल के कमरे बहुत महंगे हैं, यहाँ हर कोई बुकिंग नहीं कर पाता। मुझे पूरा यकीन है कि आपकी बुकिंग यहाँ नहीं है। हरिश्चंद्र ने शांत भाव से कहा, बेटे, एक बार कंप्यूटर में चेक करके देखो, संभव है मेरी बुकिंग यहीं हो। तन्वी ने बेपरवाही से कंधे उचकाए और बोली, ठीक है, अब इसमें समय लगेगा, आप वेटिंग एरिया में जाकर बैठ जाइए। हरिश्चंद्र ने सिर हिलाया और धीरे धीरे लॉबी के कोने में रखी कुर्सी की ओर बढ़े। वहां बैठते ही कई गेस्ट उन्हें तिरछी नजरों से देखने लगे। किसी ने धीरे से कहा, लगता है मुफ्त का खाना खाने आ गया। किसी और ने उपहास कर कहा, इनकी औकात एक गिलास पानी खरीदने तक की भी नहीं होगी। हरिश्चंद्र ने सब सुना, लेकिन खामोश रहे। उन्होंने अपनी छड़ी के सहारे खुद को संभाला और चुपचाप बैठे रहे। लॉबी में मौजूद धरी मेहमान चाय और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए उन्हीं पर तंज कसते रहे। छोटे बच्चे तक अपनी मां से पूछ रहे थे, मम्मी, ये बाबा यहां क्यों बैठे हैं? मां ने समझाते हुए कहा, बेटा, यही जिंदगी है, किस्मत साथ ना दे तो इंसान कहीं का नहीं रहता। तन्वी अपने साथी कर्मचारियों से कह रही थी, पता नहीं मैनेजर साहब क्या सोचेंगे, ऐसे लोगों को यहां बैठने देने से होटल की छवि खराब होती है। उसके साथी ने हंसते हुए जवाब दिया, थोड़ी देर में खुद उठकर चला जाएगा। हरिश्चंद्र ये सब सुन रहे थे, लेकिन किसी से कोई शिकायत नहीं की। समय धीरे धीरे गुजर रहा था। वो रिसेप्शन की तरफ बार बार नजर उठाते और फिर सिर झुका लेते। 1 घंटा बीत गया। किसी ने उनसे आकर यह भी ना कहा कि आपकी बुकिंग नहीं है। थक कर वे उठे और रिसेप्शन की ओर बढ़े। तन्वी ने अभद्र स्वर में कहा, बाबा, अभी मैनेजर बहुत व्यस्त हैं, इंतजार कीजिए। हरिश्चंद्र ने धीमी आवाज में कहा, बेटी, बहुत देर हो गई, अब मैं खुद उनसे बात कर लूंगा। ये कहकर वो सीधा मैनेजर आर्यन कपूर के ऑफिस की ओर बढ़ गए। लॉबी में सन्नाटा पसर गया। सभी की नजरें इसी तरफ टिक गई कि अब क्या होने वाला है। मैनेजर आर्यन कपूर अपनी कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा था। फोन पर किसी विदेशी क्लाइंट से बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा था, जिसे पूरा होटल सिर्फ उसी की वजह से चल रहा हो। फोन रखते ही उसने रिसेप्शन से तन्वी का कॉल उठाया। उधर तन्वी ने झुंझला कर कहा, सर, वही बुजुर्ग जिसे मैंने वेटिंग एरिया में बैठाया था, वो अब आपसे मिलना चाहता है। आर्यन ने दूर लॉबी में बैठे हरिश्चंद्र पर एक सरसरी नजर डाली और फोन में हंसते हुए बोला, ऐसे लोगों के पास आकर भीख मांगने के सिवा क्या काम होगा? मेरे पास इन फालतू लोगों के लिए वक्त नहीं है, इसे बैठने दो और जब थक जाए तो खुद ही चला जाएगा। तन्वी ने वही जवाब हरिश्चंद्र को दोहराया और फिर से उन्हें बैठने को कहा। हरिश्चंद्र ने धैर्य से सर हिलाया और दोबारा कुर्सी पर बैठ गए। तभी होटल का बेल बॉय करण वर्मा उस तरफ आया। उसने हरिश्चंद्र को देखकर रुक गया। बाकी मेहमान जहां उपेक्षा और मजाक कर रहे थे, वहां करण की नजरों में सम्मान और चिंता साफ झलक रही थी। वो धीरे से उनके पास बैठ गया और बोला, बाबा, आप कब से यहां बैठे हैं? किसी ने आपकी मदद नहीं की? हरिश्चंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, मैनेजर साहब व्यस्त होंगे, समय मिले तो मिल लेंगे। करण को यह सब देखकर बहुत तकलीफ हुई। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो खुद मैनेजर से बात करेगा। वो तेज कदमों से आर्यन के ऑफिस में गया और बोला, सर, वो बुजुर्ग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, क्या आप एक बार उनसे मिल सकते हैं? आर्यन ने भौएं चढ़ाकर कहा, करण, तुम्हें कितनी बार कहा है उच्च मेहमानों पर ध्यान दो, ये कोई वीआईपी नहीं है। करण ने समझाने की कोशिश की, सर, शायद कोई जरूरी बात हो।
लेकिन आर्यन ने उसे बीच में ही डांट दिया और कहा, यह मामला मेरे अधिकार क्षेत्र का है और तुम्हारे समझ से बाहर है, तुम जाकर अपना काम करो। करण निराश होकर वापस आया। उसने हरिश्चंद्र के पास बैठकर कहा, बाबा, कोशिश की लेकिन वो नहीं मान रहे। हरिश्चंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटे, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुमने इंसानियत दिखाई, यही काफी है। करण के मन में विश्वास और भी प्रबल हो गया कि यह बुजुर्ग कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लॉबी में बैठे सबके व्यंग और उपेक्षा ने वहां का माहौल भारी कर दिया था। फिर भी हरिश्चंद्र के चेहरे पर एक अजीब सा संतुलन था। उन्होंने मन में सोचा, धैर्य रखना ही सबसे बड़ा साहस है। पर अब समय आ गया है कि सच सामने आए। दोपहर के 12:30 होटल की घड़ी ने समय बताया। हरिश्चंद्र ने अपनी छड़ी उठाई, झोला कंधे पर डाला और रिसेप्शन की ओर बढ़े। मेहमान और कर्मचारी सब चुप होकर देखने लगे। तन्वी ने चिढ़कर कहा, बाबा रुकिए, कहाँ ना मैनेजर बिजी हैं। हरिश्चंद्र ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बेटी, अब उनसे बात करना आवश्यक हो गया है, बहुत देर हो गई। इतना कहकर वो मैनेजर के कैबिन के दरवाजे तक पहुंचे और उसे खोल दिया। आर्यन कुर्सी पर घूमकर अकड़ से बैठा था। उसने गुस्से में कहा, हाँ क्या समस्या है, यह इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रखा है? हरिश्चंद्र बिना विचलित हुए बोले, बेटा, ये फाइल मेरी बुकिंग और होटल से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, कृपया एक बार देख लीजिए। आर्यन ने लिफाफा हाथ में लिया लेकिन खोले बिना ही केबल पर फेंक दिया और तिरस्कार भरी आवाज में बोला, जब जेब खाली होती है ना बाबा, तभी लोग ऐसी बेकार बातें करके समय बर्बाद करते हैं। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों की औकात पहचानने में एक पल नहीं लगता। इस होटल में कमरा लेना तुम्हारे बस में नहीं है, बेहतर होगा बाहर का रास्ता पकड़ो। हरिश्चंद्र ने उसकी आंखों में गहरी निगाह डाली। आवाज गहरी और अर्थपूर्ण थी। बिना देखे सत्य को कैसे नकार दिया बेटा? एक बार कागजों को तो देखने की कोशिश करो। अक्सर हकीकत वैसी नहीं होती जैसे ऊपर से दिखती है। आर्यन ने जोर से हंसकर कहा, मुझे किसी कागज को देखने की कोई जरूरत नहीं। मैं सालों से इस होटल की मैनेजमेंट देख रहा हूं। लोगों की शक्ल देखकर ही उनकी असली स्थिति समझ में आ जाती है। ये सुनकर लॉबी में बैठे कई गेस्ट भी हंस पड़े। हरिश्चंद्र ने गहरी सांस ली, लिफाफा टेबल पर रखा और शांत स्वर में बोले, ठीक है बेटा, जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन जो व्यवहार तुमने किया है उसका परिणाम तुम जरूर देखोगे। ये कहकर वो कैबिन से बाहर निकलने लगे। पीछे उपस्थित गेस्ट मजाक में फुसफुसाए, ठीक किया मैनेजर ने, होटल कोई सड़क का चबूतरा नहीं कि कोई भी आ घुसे। हरिश्चंद्र बाहर निकल गए। उनकी धीमी चाल और झुकी कमर लॉबी में मौजूद हर कर्मचारी को एक अजीब खामोशी में छोड़ गई। लेकिन आर्यन अपनी कुर्सी पर अकड़ के साथ बैठा रहा जैसे वो जीत गया हो। लॉबी में अब भी कनखियों से बातें हो रही थीं, लेकिन करण वर्मा एक अलग बेचैनी में था। उसे महसूस हो रहा था कि यहाँ कोई बड़ी गलती हो चुकी है। वो चुपचाप टेबल पर पड़े उसी लिफाफे को उठाकर पीछे बने सर्वर कंप्यूटर की ओर गया। उसने लॉगिन किया और उसमें लिखे विवरण के आधार पर होटल का पुराना डेटा खोजने लगा। कुछ ही मिनटों में उसकी आंखें चौड़ी हो गई। स्क्रीन पर जो जानकारी उभर कर आई वो होटल के इतिहास से जुड़ी थी। रिकॉर्ड में साफ दर्ज था, होटल रॉयल स्टे पैलेस के संस्थापक, मुख्य पूंजी निवेशक और कुल 70% हिस्सेदारी के मालिक श्री हरिचंद्र प्रसाद। करण की सांसें तेज हो गईं। उसने तुरंत प्रिंटर से सभी दस्तावेज निकालकर हाथ में लिए और भागता हुआ आर्यन कपूर के केबिन में पहुंचा। अंदर आर्यन अब भी किसी क्लाइंट से वीडियो कॉल पर मीटिंग कर रहा था। करण ने धीमे स्वर में कहा, सर ये बहुत जरूरी है। आर्यन ने खींचकर कॉल होल्ड किया और बोला, क्या नई मुसीबत है? करण ने वो दस्तावेज उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, सर ये वही बुजुर्ग हैं जो अभी यहां से गए। ये होटल के असली मालिक हैं। यहां लिखी हर लाइन उनकी मालिकाना हक की पुष्टि करती है। आर्यन ने बिना भाव के कागजों को देखा। एक पल के लिए उसके चेहरे का रंग उड़ा, लेकिन अगले ही सेकंड अपनी अकड़ वापस लाकर बोला, करण तुम्हें क्या लगता है कोई भी पुराना कागज लेकर खुद को मालिक कह देगा और मैं यकीन कर लूंगा? यह होटल मेरी मैनेजमेंट से चलता है, किसी तथाकथित दानदाता से नहीं। मैं इन बकवास बातों पर समय नहीं बर्बाद करूंगा। कागज वापस लेकर यहां से निकलो। करण स्तब्ध रह गया। उसकी आवाज डूब गई, लेकिन विश्वास नहीं। उसने कागज वापस उठाए और बाहर चलाया। अब होटल में ये बात चुपचाप फैलने लगी कि शायद वो बुजुर्ग साधारण नहीं थे। शाम होते होते कई स्टाफ में असहजता और जिज्ञासा फैल चुकी थी। हर कोई मन में सोच रहा था कि कहीं वो आदमी सच में मालिक तो नहीं। अगले दिन सुबह होटल में एक अनोखी हलचल थी। कर्मचारी एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। सबकी निगाहें बार बार गेट की ओर उठ रही थी। घड़ी ने 10 बजाए ही थे कि होटल के भव्य मुख्य द्वार से वही व्यक्ति प्रवेश करता दिखा।
वही साधारण कपड़े, वही झोला, वही छड़ी। लेकिन आज एक अंतर था। उसके साथ एक सूट बूट पहना सरकारी अधिकारी था जिसके हाथ में काला ब्रीफकेस था। सुरक्षा गार्ड अर्जुन और रिसेप्शनिस्ट तन्वी की आंखों में अचानक घबराहट झलकने लगी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उनके पास जाकर पूछे। हरिचंद्र प्रसाद ने बिना किसी को देखे सीधे हाथ के इशारे से कहा, मैनेजर को बुलाओ। आवाज में अब किसी निवेदन की जगह आदेश की ठंडक थी। तन्वी घबराकर फोन उठाती उससे पहले ही आर्यन कपूर बाहर आया। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान और अंदर अनहोनी का डर साफ झलक रहा था। उसने आधा हंसकर कहा, जी कहिए, आज फिर कोई परेशानी हो गई क्या? हरिचंद्र ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आर्यन कपूर, मैंने कल तुम्हें चेतावनी दी थी कि तुम्हारे आचरण का परिणाम तुम देखोगे। वही समय अब आ गया है। आर्यन के होंठों की मुस्कान थम गई। उसके माथे पर पसीने की एक महीन लकीर उभर आई। ब्रीफकेस लिए अधिकारी ने दस्तावेजों का मोटा पुलिंदा सामने रख दिया और सख्त स्वर में घोषणा की, इस होटल का 70% मालिकाना हक श्री हरिचंद्र प्रसाद के नाम दर्ज है। संस्थापक वही हैं। प्रबंधन के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार और अपमान किया गया है। यह मामला अदालत तक भी जा सकता था। लॉबी में मौजूद सभी कर्मचारी और मेहमान स्तब्ध रह गए। तन्वी के हाथ कांपने लगे। अर्जुन की नजरें तुरंत झुक गईं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आर्यन की ओर देखे। हरिचंद्र ने अपनी छड़ी पर दोनों हाथ टिकाए और बोले, आर्यन कपूर, किसी की गरीबी देखकर उसकी इज्जत का आंकलन मत करना। आज से तुम मैनेजर के पद पर नहीं रहोगे। तुम्हें फील्ड ड्यूटी में ट्रांसफर किया जा रहा है, जहां तुम्हें वही काम करना होगा जिसका भार तुम दूसरों पर डालते थे। आज से होटल का नया मैनेजर होगा करण वर्मा। करण हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हरिचंद्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुम्हारे पास दौलत नहीं थी लेकिन इंसानियत थी, और इंसानियत ही असली योग्यता है। आज तुम इस पद के अधिकारी हो। करण की आवाज भर आई, साहब, मैंने तो बस अपना कर्तव्य निभाया। हरिचंद्र ने मुस्कुराकर कहा, कर्तव्य से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हरिचंद्र ने फिर तन्वी मेहरा की ओर देखा जिसकी सांसें तेज हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। हरिचंद्र की आवाज में कठोरता और सीख दोनों थी। उन्होंने कहा, तन्वी, गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती पर घमंड उसे इंसान नहीं रहने देता। तुमने कल सिर्फ एक बुजुर्ग को नहीं ठुकराया, बल्कि इस होटल की मर्यादा को ठुकराया था। फिर भी ये तुम्हारी पहली चूक है, इसलिए तुम्हें एक अवसर दिया जा रहा है। आगे से किसी मेहमान को उसके कपड़े देखकर मत आंकना। हर व्यक्ति की इज्जत बराबर होती है। तन्वी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं माफी चाहती हूं सर, अब कभी ऐसा नहीं होगा। हरिचंद्र ने लॉबी में मौजूद सभी कर्मचारियों और मेहमानों की ओर नजर घुमाई और ऊंचे स्वर में बोले, ये जगह सिर्फ अमीरों की सुविधा के लिए नहीं बनी। यहां इंसानियत की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। जो भी पद पर रहते हुए किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा या गरीब और अमीर में भेद करेगा, उसे इस जगह पर रहने का अधिकार नहीं है। लॉबी में मौजूद सभी गेस्ट जिन्होंने कल उनका मजाक उड़ाया था, आज सिर झुकाए खामोश खड़े थे। किसी को भी अपनी नजरें उनसे मिलाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ ही पल बाद पूरा स्टाफ तालियों की आवाज में उनके सम्मान को स्वीकार कर रहा था। तालियों की गूंज में हरिचंद्र के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, एक मुस्कान जो जीत की नहीं बल्कि एक सीख की थी। उन्होंने कहा, असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से होती है। जिसकी सोच बड़ी हो वही इंसान वास्तव में बड़ा होता है। ये कहकर वो अधिकारी के साथ होटल से बाहर निकल गए। पीछे खड़े सभी कर्मचारी और मेहमान देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे। जिन आंखों ने कल उनका उपहास उड़ाया था, आज वही आंखें सम्मान और शर्मिंदगी की आग से झुकी हुई थीं। उस पल हर किसी के मन में ये बात बैठ गई थी कि किसी की सादगी को उसकी कमजोरी समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। मालिक वो नहीं जो कुर्सी पर बैठा हो, मालिक वो है जिसकी सोच और कर्म दूसरों के जीवन में रोशनी भरते। उस दिन के बाद होटल का वातावरण पूरी तरह बदल गया। स्टाफ अब हर मेहमान का स्वागत आदर और मुस्कान से करता था। किसी की आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। लोग कहते थे, हरिचंद्र प्रसाद ने सिर्फ एक आलीशान होटल नहीं बनाया, बल्कि यहाँ इंसानियत की नींव भी रखी है, और वही नींव इस जगह को सबसे मजबूत बनाती है। पूरे शहर में इस घटना की चर्चा होने लगी।
मीडिया में सुर्खियां छपने लगीं कि एक बुजुर्ग ने सिखाया असली सम्मान क्या होता है। उदयपुर के लोग अब इस होटल को सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि इंसानियत की पहचान के रूप में देखने लगे थे। जो कल तक अनजाना था आज वही सबके दिलों में एक मिसाल बन चुका था। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है एक अच्छा दिल, और जो दिल से धनी होता है उसे कोई गरीब साबित नहीं कर सकता। उस दिन के बाद उदयपुर के रॉयल स्टे पैलेस में किसी के कपड़े या उसकी जेब देखकर निर्णय नहीं लिया जाता था। हर कर्मचारी को यह समझ आ गया कि जिस इंसान की चाल धीमी दिखे उसकी कहानी ऊंची भी हो सकती है। शाम ढलने लगी। होटल के बाहर सड़क की लाइटें जल उठी। हरीशचंद्र प्रसाद धीमे धीमे चलते हुए बाहर आए। हवा में वही शांति थी जो किसी न्याय के पूर्ण होने के बाद ही महसूस होती है। करण वर्मा दूर खड़ा उन्हें जाते हैं देख रहा था। उसकी आंखों में वो सम्मान था जो किसी गुरु के लिए होता है। हरीशचंद्र कुछ कदम चलकर रुके और होटल की ऊंची दीवारों को एक लंबी नजर से देखा। कभी यही दीवारें उनके सपनों की नींद थी जिन्हें लोगों ने आज सिर्फ एक बुजुर्ग की झुर्रियों में ढूंढने की गलती कर दी थी, पर अब गलती सुधर चुकी थी। उन्होंने बिना पीछे मुड़े अपनी राह पकड़ ली। रास्ते में एक छोटा लड़का उन्हें देखकर बोला, दादाजी आप इतने बड़े आदमी हैं फिर भी इतने साधारण कपड़े पहनकर रहते हैं। हरीशचंद्र ने मुस्कुराकर कहा, बेटा इंसान को उसके कपड़े बड़ा नहीं बनाते बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। ये सबक वही समझ सकता है जो लोगों को नीचे नहीं बल्कि बराबरी से देखना सीख चुका हो। रात गहराती गई और उनके कदम घर की ओर बढ़ते गए, लेकिन उदयपुर की उस शाम ने एक सबसे गहरी सच्चाई साबित कर दी थी कि इंसानियत कभी गरीब नहीं होती और जो इंसानियत को पहचान लेता है वो कभी किसी के आगे झुकता नहीं। वो दिन हर उस दिल में दर्ज हो गया जिसने ये दृश्य देखा था कि सम्मान भीख में नहीं मिलता, उसे कमाना पड़ता है, और सम्मान छीनना नहीं देना पड़ता है। हरीशचंद्र प्रसाद धीरे से बुदबुदाए, दुनिया में सबसे अमीर वो है जिसके पास दिल है, और सबसे गरीब वो जिसके पास दिल होते हुए भी दिल नहीं होता। होटल की दीवारों में वो वाक्य गूंज उठा जैसे कोई अनसुना सच अब खुद को सुनाने लगा हो। जिंदगी के सफर में शायद यही सबसे बड़ी जीत है कि दुनिया तुम्हें देखकर बदले पर तुम दुनिया को देखकर कभी ना बदलो। और उदयपुर की उस सड़क पर एक साधारण कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती चली गई, पर पीछे छोड़ गई एक ऐसी मिसाल जिसे शायद आने वाले बरसों तक कोई मिटा नहीं पाएगा।